नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, आज का सवाल मेंस आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आज़ादी के बाद से अब तक इसकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है और आज भी काफ़ी स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इस सेक्टर को मिलता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हम अपने आप को कृषि प्रधान देश कहते रहे हैं पिछले कई सालों में। तो आज का सवाल है आपसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के ऊपर। और यूपीएससी ने पास्ट में बहुत सवाल पूछे हैं और आगे भी पूछेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, इसको हाईलाइट करें। साथ ही साथ क्या आपको लगता है इसको स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिलती है, यानी क्या पॉलिसी बायसेस हैं इस एग्रीकल्चर के खिलाफ, वो बताएं। साथ ही साथ क्या किया जाना चाहिए सो दैट ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का जो सिचुएशन है वो बेहतर हो सके। यानी कि 15 मार्कर है आपके पास, 3 पार्ट्स हैं सवाल के। आपको तीनों पार्ट एड्रेस करने हैं, 5 5 5 पॉइंट तीनों में लिख देंगे तो अच्छा आंसर बन जाएगा। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन साथ में डालें तो आंसर और भी बेहतर होगा। इसमें कोशिश करें एक मैप ड्रॉ करें भारत का। एक आध केस स्टडी आपके पास है तो वो ज़रूर यहाँ पर डालें, क्योंकि काफ़ी केस स्टडी है कि कैसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में टर्नओवर हुआ है, तो वो सब आपको यहाँ पर देखने मिलता है। तो आपके पास नॉलेज है तो वो शो कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप एक अच्छा आंसर लिखेंगे। आपको 10 मिनट दिया जा रहा है, 10 मिनट के बाद मिलते हैं जहाँ पर मैं आपके साथ एक आंसर डिस्कस करूँगा। ऐसी उम्मीद है कि आप मुझसे भी अच्छा आंसर वहाँ पर लिख चुके हों तब तक। तो चलिए आपका समय शुरू करते हैं।
तो दोस्तों ऐसा उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एक आंसर ऑलरेडी लिखा है। तो क्या होना चाहिए था अच्छा आंसर में, आइए डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, डू यू बिलीव इट मीट्स स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, सजेस्ट व्हाट नीड्स टू बी डन टू बेटर द सिचुएशन ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। इन टोटल इस सवाल के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपसे कह रहा है इंपॉर्टेंस बताइए ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का। नंबर 2 क्या स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इसको मिल रहा है वो बताइए। नंबर 3 क्या किया जाए सो दैट ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की जो सिचुएशन है वो बेहतर हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता क्या है वो बता देना था। तो एक डेफिनेशन है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का मतलब होता है क्रॉप्स को इंटायरली रेन फेड कंडीशंस में ग्रो करना, बरसात वाले कंडीशन में ही ग्रो करना, एब्सेंस ऑफ इरिगेशन में करना। अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितनी रिसीव हो रही है उसके अनुसार ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है ड्राई फार्मिंग, ये वो इलाकों में होता है जहां पे बारिश 75 सेंटीमीटर पर एनम से कम हो रही है। फिर आता है ड्राईलैंड फार्मिंग, उन इलाकों में जहां बारिश 75 सेंटीमीटर से लेके 115 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है। तीसरा आता है रेन फेड फार्मिंग, ये वहां पे हुआ जहां पे 115 सेंटीमीटर बारिश रिसीव हो रही है। तो इस अनुसार हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को इन 3 इलाकों में बांटते हैं। ठीक है, तो अब आप एक मैप ड्रॉ कर सकते थे जिसमें आप ड्राईलैंड एरियाज इस प्रकार से शो कर सकते थे कि ये देखिए यहाँ पे ड्राई फार्मिंग हो रही है जहां पे रेनफॉल अगर आप देखें तो लेस देन 75 सेंटीमीटर है। तो ये ड्राई फार्मिंग वाला इलाका है जो मैंने मैप में आपको पॉइंट कर दिया। तो इस तरीके से आप आंसर में शो कर सकते थे। अगर आपके पास ये स्टेटिस्टिक्स नहीं होता तो आप सिंपली इस प्रकार से भी इंट्रोडक्शन लिख सकते थे। ऑब्वियसली उतना अच्छा इंपैक्ट नहीं होगा, पर एक आपके पास फिलर है। रेन फेड एरियाज आर द एरियाज जहां पे रेनफॉल के अनुसार ही बारिश हो रही है, जो कि रेनफॉल पर यानी बरसात पर ही निर्भर कर रही है खेती बाड़ी के लिए। ड्राईलैंड एरियाज मोस्टली सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, जहां पे आप देखें तो एग्रीकल्चर किस लिए हो रहा है, अपने खाने के लिए। तो लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। तो इस प्रकार का भी एक इंट्रोडक्शन हो सकता था, लेकिन ऐसा इंट्रोडक्शन आप करें तो दिस वुड बी दी बेस्ट, दिस वुड बी दी बेस्ट। चलिए, तो अब आते हैं क्वेश्चन के पार्ट्स पर, क्योंकि 3 पार्ट है, आपको तीनों एड्रेस करने हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, आइए देखते हैं। सबसे पहले है फूड प्रोडक्शन में 88% पल्सेस, 40% राइस, मोस्ट ऑफ द कोर्स क्रॉप्स इन्हीं इलाकों में ग्रो किया जाता है। लाइव स्टॉक, 2/3 ऑफ कैटल पॉपुलेशन, 2/3 कैटल पॉपुलेशन इन्हीं इलाकों में देखने मिलती है। एग्रो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस हैं, कॉटन, ऑयल सीड, ये सब अगर आप देखें तो यहां पर उगाए जाते हैं। ऑयल सीड से फूड प्रोसेसिंग होके हम आप देखें तो एडिबल ऑयल बनाते हैं। वैसे ही पल्सेस से ग्राम फ्लोर बनता है, टोबैको भी यहीं पर कल्टीवेशन होता है। तो एग्रो इंडस्ट्रियल लिंकेज बहुत स्ट्रांग है इस इलाके का। फार्मर्स की बात करें तो मोर देन 60% ऑफ फार्मर्स, 55% ऑफ इंडियाज ग्रॉस क्रैप्ड एरिया इन्हीं इलाके में आता है ड्राईलैंड फार्मिंग जहां पर हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गए। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, क्या पॉलिसी बायस है रेन फेड एरियाज को जो फेस करना पड़ रहा है। तो एक स्टेटिस्टिक्स दे रहा हूं मैं, रेन फेड एग्रीकल्चर एटलस, जिसको रिवाइटलाइजिंग रेन फेड एग्रीकल्चर नेटवर्क ने पब्लिश किया है। उन्होंने कहा है कि जो रेन फेड फार्मिंग है वो ह्यूज पॉलिसी बायसेस से सफर करती है, जैसे कि नंबर 1 लो इन्वेस्टमेंट। इरिगेटेड एरियाज जो कि बिग डैम्स एंड कैनाल नेटवर्क के अंदर आते हैं, वहां पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट 5 लाख पर हेक्टेयर का होता है, कंपेयर टू वाटरशेड मैनेजमेंट वाले इलाके जो कि ड्राईलैंड एरियाज में यूजुअली प्रैक्टिस होता है। वहां पे केवल सरकार 18,000 से 25,000 प्रति हेक्टेयर का इन्वेस्टमेंट करती है। नंबर 2 लो प्रोक्योरमेंट। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट व्हीट एंड राइस 2001-2 से 2011-12 के 10 साल में आप अगर देखें तो 5.5 लाख करोड़ का, एग्जैक्टली 5.4 लाख करोड़ का हुआ है, कंपेयर टू कोर सीरियल का केवल 3,200 करोड़ का। सरकार का प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है इन इलाकों में। नंबर 3 अगर आप देखें तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी दिक्कत है। तो यहां पे अगर आप देखें तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए एरिया स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं बनाए जा रहे। इंस्टेड हमारे जो एग्रीकल्चर के पॉलिसीज होते हैं वो इरिगेटेड एरियाज के अनुसार डिजाइन किए जाते हैं और उनको पूरे भारत में एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसीलिए वो पॉलिसीज जो एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन ड्राईलैंड एरियाज में प्रिवेल करती है उसको सूट नहीं करते। एक केस स्टडी भी है यहाँ पे। सीड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी अगर आप देखें तो इनको डिजाइन किया जाता है वाटर रिच इरिगेटेड एरियाज के लिए।
इनका एक्सटेंशन जब होता है ना वाटर डेफिशिएंट मराठवाड़ा विदर्भा में, तो वहां पे अगर आप देखें तो जो सॉइल है वो जल जाता है बिना पानी के, सिर्फ फर्टिलाइजर डालने से। लाइकवाइज हाइब्रिड सीड्स जिनको बहुत पानी चाहिए वो आप मराठवाड़ा विदर्भा में नहीं ग्रो कर सकते, वो किसके लिए है? इरिगेटेड एरियाज के लिए है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी बायसेस हैं। नंबर 4 अगर आप देखें तो कोई फोकस नहीं है एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार खेती बाड़ी करवाने में। ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम जो ड्राईलैंड एरियाज में डेवलप हुई है, एग्रीकल्चर तो आप देखें तो पिछले कई हजारों साल से हो रही है, 5000 4000 साल से इन इलाकों में हो रही है, 5000 नहीं तो उससे ठीक ठाक टाइम से हो रही है। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम यहां पर डेवलप हो चुका है। तो सवाल उठता है कि वो फार्मिंग सिस्टम को हम टोटली कोलैप्स करवा दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, मैन्योर्स को सब्सिडाइज नहीं कर रही, तो ये भी एक पॉलिसी बायस है। 5वां अगर आप देखें तो इन इलाकों में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं पहुंच रहा, तो इसीलिए यहां के किसान मनी लेंडर्स पर रिलाई करते हैं और इसीलिए इतना ज्यादा यहां पे फार्मर सुइसाइड का भी केस आपको देखने मिलता है। आ जाते हैं तीसरे पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे, जहां पे आपसे पूछा गया है सजेशन क्या करें, कैसे बेहतर कर सकें। तो उसके लिए वे फॉरवर्ड है। नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट लाएं। सीड्स को हम कैसा बनाएं? ड्रॉट रेजिस्टेंट बनवाएं। अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी सीड्स फार्मर्स तक पहुंचवाएं, बहुत जरूरी है ये। नंबर 2 अगर आप देखें तो इरिगेशन पर फोकस करें, जिसमें माइक्रो इरिगेशन पर फोकस हो, साथ ही साथ प्रिसीजन एग्रीकल्चर यहां पर इंट्रोड्यूस करवाएं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करें, जहां हाई वैल्यू क्रॉप्स यहां के किसान उगा सकें। वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, पल्सेस, मिलेट्स इनको इंक्रीज करवाएं। इसके लिए प्रोक्योरमेंट का कुछ सिस्टम बनवाएं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है तो उसका प्रोक्योरमेंट भी करवाएं। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग करवाएं, यहां पे कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाएं यहां पे। चौथा है रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज कीजिए, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कवरेज यहां बढ़वाइए। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पर फोकस कीजिए कि किसान थक हार के सुसाइड करने पे मजबूर ना हो जाए, वो प्रॉपर लोन ले, मनी लेंडर्स के चक्कर में ना पड़े। साथ ही साथ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इंसेंटिवाइज करवाइए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है कुछ ड्राईलैंड एरियाज में। जीरो टिलेज पर फोकस करें, क्रॉप रोटेशन करवाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस करें, साथ ही साथ वैल्यू एडिशन करवाएं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को यहां पे डेवलप करवाएं। क्रॉपिंग चॉइसेस जो किसान के हैं वो गेहूं और चावल हर जगह ना उगाए आंख बंद करके, रादर वहां की जो प्रिवेलिंग एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन है उसके अनुसार क्रॉपिंग चॉइसेस पर फोकस करें। तो आपके लिए केस स्टडी भी है हिवड़े बाजार की, पोपट राव पवार जी। उन्होंने कैसे रिफॉर्म किया है यूजिंग वाटरशेड मैनेजमेंट अप्रोच। वाटरशेड मैनेजमेंट अप्रोच से उन्होंने इनपुट आउटपुट दोनों पर फोकस किया। तो इनपुट में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर के लिए जो इनपुट चाहिए लैंड, उसकी लेवलिंग करवाई, जगह जगह परकोलेशन टैंक बनवाया सो दैट बरसात का पानी ग्राउंड में जा सके। कॉन्टूर ट्रेंचिंग करवाया, क्योंकि लैंड अनइवन था तो कॉन्टूर ट्रेंचिंग करवाया, गड्ढा खुदवाया सो दैट पानी सीप करके ग्राउंड में जाए। एफॉरेस्टेशन करवाया सो दैट सरफेस रन ऑफ पानी का कम हो, ज्यादा से ज्यादा पानी सॉइल में जा सके। वैसे ही अगर आप देखें तो आउटपुट में उन्होंने पानी पंचायत बनवाया, जिसके अंतर्गत शुगर केन बनाना कल्टीवेशन बैन करवा दिया। बोला भले तुम अमीर किसान हो लेकिन पानी पंचायत का फैसला आ गया, तुम ट्यूबवेल लगा के पानी बर्बाद नहीं करोगे। पानी इज कॉमन प्रॉपर्टी पूरे विलेज का, हम सब मिलके सोचेंगे इस पानी को कैसे इस्तेमाल करना है। ट्यूबवेल पे बैन करवा दिया, का डगवेल है खोदा हुआ उसको इस्तेमाल करेंगे। आप कहोगे आज भले डगवेल में कहोगे पानी नहीं है, लेकिन कल को जब हमारा मेहनत रंग लाएगा तब इस डगवेल में ऊपर तक पानी आ जाएगा। तो वही देखने भी मिला। फिर उन्होंने कहा कि ओपन ग्रेजिंग नहीं करवाएंगे, पशुओं को खुले में नहीं छोड़ देंगे कि जाओ जाके चरो, उससे सॉइल खराब हो जाता है। इंस्टेड पशुओं को कहा गया कि उनको बांध के रखेंगे और वहीं पर उनके सामने उनका जो भी चारा है उनको ला के देंगे। साथ ही साथ हाई वैल्यू क्रॉप्स पर फोकस किया गया, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, फ्लावर्स लेकर के कहा कि तुम ये किसानों को आ गया तुम ये इसकी खेती करो। एनिमल हस्बेंड्री में डेयरिंग पर फोकस किया। तो इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों, हिवड़े बाजार एक ऐसा गांव था जहां पे आप अगर देखें तो एक टाइम में सबसे ज्यादा गरीबी थी, जहां पे लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर की ओर भाग रहे थे। आज इस गांव में सबसे ज्यादा करोड़पति बसते हैं। तो ये है वो गांव। तो ये क्या है? केस स्टडी है, कैसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इस केस स्टडी के बारे में भी आप कुछ पॉइंट्स भी लिखते तो आपके आंसर में एक अच्छा
एक अच्छा आंसर देखने हमें मिलता। और आप फिर कंक्लूड कर देते कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं जो ड्यू इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस हैं जो कि ईवड़े बाजार जैसे हैं, जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और नेशनल लेवल पर इसको हम कहीं ना कहीं लेकर के आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते थे। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके सिवा सुपर कोचिंग आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है यूपीएससी सीएससी के लिए। एक साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत 29,999 है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है क्योंकि 29,999 में आपको जीएस कोर्स मिलेंगे, ऑप्शनल कोर्स मिलेंगे, सब्जेक्ट कोर्स मिलेगा, सीसैट के कोर्सेज मिलेंगे, डेली लाइव क्लास मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, सुपर टीचर्स का कोर्स मिलेगा केवल 29,999 में जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा 3:30 बजे मुझसे जरूर जुड़े मेरे मास्टर क्लास में भी। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।